हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के 22 दिसंबर 2018 को संपन्न हुए सेकेंड पाली के सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, 26-27 जून को डेट है। 2 पालियों में एग्जाम होना है। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले 18 के बाद हमने एग्जाम दिया था, काफी समय बीत गया, तो एक बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से प्रश्न पत्रों को, अपने पुराने प्रश्न पत्रों का फिर से विश्लेषण कर लिया जाए कि आखिर कैसा एग्जाम रहा है, क्या पेपर थे, हमारा सिलेक्शन पिछली बार हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो किन प्रश्नों की कमी रह गई थी, हमारे प्रश्न कहाँ गलत हुए थे, इन सब चीजों पे विचार करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। यही है हमारा आज का प्रश्न। तो हम ये किसे लिखेंगे, ठीक है। तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानाध्यापक को या फिर माननीय शिक्षा अधिकारी को। देखिए, मच्छरों के प्रकोप की बात की जा रही है तो आप समझ रहे होंगे कि तो आप एक चीज को समझ रहे होंगे कि मच्छरों के प्रकोप की बात की जा रही है, ठीक है। तो शिकायत पत्र लिखना है तो हमारे गली मोहल्ले में अगर मच्छरों से काफी हमें दिक्कत हो रही है तो ऐसे में यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, क्योंकि मच्छरों के काटने के बाद हमें अनेक तरह की बीमारियां होंगी, बुखार होगा, अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो ऐसे शिकायत पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्वास्थ्य पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे जाते हैं शिकायत पत्र। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये जो उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यह एक आपकी परिभाषा ही है। इसे स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर कहते हैं। स्वर आपके परंपरागत दृष्टि से 13 प्रकार के होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। परंपरागत आपका पूरा होता है, अ भी होता है, उसमें री भी होता है, अंग और अह पूरे होते हैं, ठीक है। यही री, अंग, अह आपके उच्चारण दृष्टि से नहीं होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किसमें होता है। तो यह आपका तालव्य से होता है, ठीक है, तालव्य से होता है। कंठ से जो है, आपके कंठ से इसमें क वर्ग का होता है, क ख ग घ अंग। मूर्धन्य, मूर्धन्य से आपका ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ड ड़, ठीक है। और ओष्ठ, ओष्ठ से आपका प वर्ग होता है, प फ ब भ म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। स्वर आप अभी पिछले में पढ़े ही कि स्वर क्या है। व्यंजन, व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। परंपरागत से, यह परंपरागत में 33 प्रकार के होते हैं और आपके उच्चारण की दृष्टि से पूरे जो होते हैं, जो हम मानते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, तो 35 होते हैं, जिसमें कि द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन भी है, जिसमें आपका ड और ढ ये वाले भी हैं, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। कुल मिला के आपके व्यंजन 35 प्रकार के, परंपरागत 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। निम्न शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है, ठीक है, स्वर संधि को पहचानना है, ठीक। तो संधि, संधि हमको पता है कि हमारी
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियां होती हैं, जिसमें से स्वर संधि में आपका होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद संधि। ठीक है, 5 प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो पहला है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। ठीक है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, अधन अ बराबर आ, यह आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, सदगत, सत धनगत, ठीक है, यह व्यंजन है। दिक धन दर्शन, व्यंजन संधि है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल, यह भी आपका एक व्यंजन संधि है। ठीक, नेक्स्ट, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? ये गगनचुंबी, गगनचुंबी आपका रेखांकित है यहाँ पे, इसमें कौन सा समास समाहित है, हमसे यही प्रश्न में पूछ रहा है मित्रों। तो देखिए, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। ठीक है, यह आपका तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में हमने बताया है आपको कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय कहते हैं। इसका विग्रह करने पर आपको जो या के समान, जो या के समान मिलता है। ठीक है, जैसे आप एक देख लीजिए, परमात्मा, परमात्मा परम है जो आत्मा। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष्य के भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे चरण कमल, चरण कमल, कमल, इसमें चरण क्या है? ये विशेष्य, विशेष्य है। ठीक है, और यहाँ पे जो कमल है यह आपका विशेषण है। क्यों, कैसे? क्योंकि चरण कमल का अर्थात होता है कि कमल रूपी चरण। ठीक है, कमल रूपी चरण, ऐसा पांव, ऐसा चरण जैसे कमल का फूल हो, कमल हो, ऐसे नाजुक पाए। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, यहाँ पे उपमेय और उपमान की स्थिति भी बनती है मित्रों, उपमेय और उपमान की भी स्थिति बनती है। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय है। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए वह उपमान है। तो आप प्रश्न में देखेंगे जहां पे भी ऐसी स्थिति बनेगी वो आपका कर्मधारय होगा। द्विगु क्या है? द्विगु है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और वह समूह या समुदाय का बोध कराए, जैसे पंचवटी, तिराहा। ठीक है, पंचवटी, तिराहा, ये सब जैसे शब्द जो हैं ये आपके द्विगु के अंतर्गत आते हैं। त्रिफला, नवरत्न, नवग्रह। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे यथा शब्द, प्रति हो गया, आ हो गया, हर हो गया। ठीक है, बे, नी, अन जैसे इत्यादि शब्दों से स्टार्ट होता है, जैसे अनजाने, प्रतिध्वनि, यथार्थ, अतिवृष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित क्या है? यहाँ पे जो अपशब्द है, अपशब्द, अपशब्द आपका रेखांकित है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अपशब्द जो है यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, उपसर्ग होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगकर, कोई ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसमें विशेषता ला दे, उसके भाव में परिवर्तन ला दे, वह उपसर्ग कहलाता है। तो यह अपशब्द तो ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिएगा विशेषण पे पहला, तो यह विशेषण नहीं है। क्यों? विशेषण क्या होता है कि जो किसी का की विशेषता बतलाए, किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो वह विशेषण कहलाता है। तो क्या यह किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता हुआ नजर आ रहा है? हमें अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो यह संज्ञा है। ठीक है, यह क्या है? आपकी संज्ञा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अफसोस, मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। यहाँ पे अफसोस जो है यह रेखांकित है। यह कह रहा है कि इस अव्यय का प्रकार बताइए, कैसा अव्यय है। ठीक है, ये कैसा अव्यय है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यही बताना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मित्रों कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। अव्यय वह होता है जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक यानी जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे संबंध सूचक ये आपका अफसोस, आह मैं नहीं जा सका। ठीक है, तो ये संबोधन तो कर नहीं रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये संबंध बोधक है। सॉरी, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत यह आपका शोक बोधक के अंतर्गत आएगा। हाय, आह, ओह, अफसोस, ये सब जो भी शब्द हैं ये आपके शोक सूचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। यह विस्मयादि बोधक है, जिसे इंग्लिश में हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं, इंटरजेक्शन वाक्य है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है हमें। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है कुक्कुर, यह आपका सही है। ठीक है, यह आपका सही है। कोयल, कोयल का तत्सम होगा कोकिल, कोयल का कोकिल होगा। कुक्कुर का जो तद्भव होता है वो कुत्ता होता है। लाख का तत्सम लक्ष्य होगा। ठीक है, और भीतर का होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर आपका होता है इसका तत्सम भीतर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए थोड़ी तेजी रखी जाएगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। किसमें से तद्भव कौन सा है? आलस, काष्ठ, ये काष्ठ है। ठीक है, ये काष्ठ है। आलस, काष्ठ, अंधकार, उल्लास। ठीक है, तो ये जो आलस है ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम है वो होगा आपका आलस्य। काष्ठ का काठ तद्भव होगा। अंधकार का अंधेरा होगा तद्भव। ठीक है, और उल्लास का हुलास होता है तद्भव। ठीक है, हुलास होता है तद्भव। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम कौन सा है? हमसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों अर्ध तत्सम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द, ये अर्ध तत्सम वो हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप में हो गया। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है दई, ठीक है, ये आपका अर्ध तत्सम है। ठीक, रात्रि, रात्रि का तद्भव क्या होगा मित्रों? रात होगा। बच्चा, बच्चा का जो तत्सम होता है ये होता है आपका वत्स। और कान, कान का होता है कर्ण। हमारा प्रयास है कि आपको एक ही प्रश्न में अच्छे से विश्लेषण करके कम से कम 4 से 5 प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर दे दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द की पहचान करना है, देशज और विदेशज। तो इसमें से आप देखिए ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। इसमें जो ग्लास है ये आपका विदेशज शब्द है, अचल, आश्चर्य, छाता आपका देशज शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित विशेषण में संज्ञा को पहचानना है। ठीक है, इनमें से विशेषण दिया गया है तो इसमें देखिए संज्ञा कौन सा है। संज्ञा और विशेषण, विशेषण विशेष से, यानी संज्ञा को हम विशेष से कह सकते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष से है, जो बतलाए वह विशेषण है। देखिए कोशिश करिएगा कि विशेषण के साथ कुछ संज्ञा को जोड़ दीजिए।
तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्या यह विशेषण है। एक तो यह पहचान करने का तरीका हो गया। दूसरा, कई बार होता है कि संज्ञा में प्रश्नवाचक चिन्हों को, प्रश्नवाचक शब्दों को लगाने पर भी हमें विशेषण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दोनों तरीके को देख लेते हैं कि हमारे दोनों तरीके सही हैं या नहीं। आसमानी, आसमानी, ठीक है, तो जैसे आकाश, या इसकी शर्ट आसमानी शर्ट है, आसमानी कलर की शर्ट, ठीक है, आसमानी शर्ट। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसके साथ हम शर्ट जोड़ दे रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ जा रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, आसमानी शर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि यह विशेषण है। नियमित दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या, ठीक है, नियमित व्यक्ति, ठीक, नियमित अनुशासन, अनुशासन। तो आप देख रहे हैं कि संज्ञा के साथ यह जुड़ रहा है, अर्थात नियमित आपका विशेषण है। पाश्चात्य सभ्यता, ठीक, पाश्चात्य सभ्यता। अनुशासन, अनुशासन नहीं, अनुशासित, अनुशासित, तो देखिए अनुशासित बच्चे। ठीक, अब देखिएगा मित्रों, शर्ट कैसी है, आसमानी है, इसका अर्थ है कि आसमानी यहां पे विशेषण हुआ, बिल्कुल हुआ सर। व्यक्ति कैसा है, नियमित है, अनुशासित है, ठीक है, नियमित अनुशासन, अनुशासन कैसा है, नियमित है। दिनचर्या कैसी है, नियमित है, ठीक है। सभ्यता, कैसी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता। कैसे बच्चे, अनुशासित बच्चे। बच्चे कैसे हैं, अनुशासित हैं, अनुशासित बच्चे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अनुशासन नहीं, अनुशासन क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, तो हम विशेषण के साथ उसके आगे कोई संज्ञा लगाकर, कोई विशेष लगाकर भी देख लें कि क्या हमारा वाक्य बन रहा है। अगर हमें नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रश्नवाचक, संज्ञा में प्रश्नवाचक लगाकर प्रश्न करके भी आप विशेषण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये है प्रश्नवाचक। तो रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, आपसे यही पूछ रहा है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। ठीक, सॉरी मित्रों, यहाँ पे आप जो है, आप, यहाँ पे रेखांकित शब्द है, यह है रेखांकित आप, क्योंकि सर्वनाम पूछ रहा है ना, तो सर्वनाम आप आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो यह आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा कि निजवाचक सर्वनाम वह है जो स्वयं का बोध कराए, जो स्वयं के लिए बोध कराए, निजता के लिए बोध कराए, वह आपका निजता के लिए प्रयोग होता है, खुद के लिए प्रयोग होता है, वह निजवाचक होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निकट या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिनसे व्यक्त किया जाता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे होता है यह, वह, ये, वे। ठीक है, और संबंधवाचक हो गया जिससे संबंध स्थापित हो, जैसे जो, सो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक आपको पता ही है, सबको पता है कि दो होते हैं, प्राणी बोधक होते हैं, वस्तु बोधक होते हैं। प्राणी बोधक में कौन आता है और वस्तु बोधक में आपका क्या आता है। ठीक है, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, किसमें से कौन सा विशेषण है, यही हमें पहचान करनी है। ठीक है, चलिए, मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। देखिए अज्ञान, अज्ञान आपका संज्ञा है। ठीक है, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी होगा, अज्ञानी व्यक्ति, तो ये ऑप्शन डी, ये नहीं है। पीड़ा, पीड़ा भी आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि पीड़ित इसका विशेषण होता है, पीड़ा आपका विशेष्य है। ठीक, पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति। ठीक, नैतिक,
नैतिक जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी? नैतिक जिम्मेदारी, अर्थात विशेषण है। मजहब, मजहब, मजहबी, मजहबी व्यक्ति, ठीक है। मजहब आपका विशेष्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। वह धीरे धीरे लिखने की आदत, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है इसमें से? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा, ठीक है। देखिए यहां पे है कि जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया है जहां पे कुछ करने का बोध हो, वह क्रिया हो गई। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, वह सर्वनाम है। संज्ञा क्या है? जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान के नाम की जगह प्रयुक्त किया जाता है, का भाव जहां उत्पन्न होता है, वह संज्ञा है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए जो लिखना है, ठीक है, लिखना क्या है? लिखना क्रिया है। और कैसे लिखा जा रहा है? धीरे धीरे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लिखना क्रिया है, धीरे धीरे लिखना, अर्थात यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, धीरे धीरे, तो यह आपका क्रिया विशेषण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है वह रेखांकित है, यह यहाँ पे जो भी है वह रेखांकित है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इसमें क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है या संज्ञा है? तो मित्रों यहाँ पे जो भी है यह आपका अव्यय है, ठीक है। क्या है आपका? यह अव्यय है, ठीक। और कैसा अव्यय है? यह निपात अव्यय है। कैसा अव्यय है यह? यह निपात अव्यय है, ठीक है। निपात, निपात क्या होता है? निपात वह होते हैं जो मूलतः अव्ययों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये शुद्ध अवयव नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे निपात कहलाते हैं। इनमें कोई भी लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। निपात सहायक शब्द होते हैं, ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक। यह वाक्य के अंग नहीं होते हैं। तो निपात शब्दों में आप जान लीजिए, जैसे ही हो गया, भी हो गया, तक, भर, सिर्फ, ठीक है, केवल, ठीक, करीब, तकरीबन, सा, जी, मत, हाँ जी नहीं, क्या, ये सब आपके निपात हैं, ठीक है, अव्यय है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, ठीक है। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पर है, ठीक, पर, यहाँ पे जो, सॉरी सॉरी मित्रों, यहाँ पे ही है, ही यहाँ पे रेखांकित है, ठीक है। ही जो है यह आपका रेखांकित है। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। यहाँ पे जो ही है वो रेखांकित है। वो आपसे पूछ रहा है कि यह क्या है? सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह ही जो है यह निपात है। अभी हमने आपको पीछे बताया भी, ठीक है, कि यह आपका ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ठीक, करीब, लगभग, सा, काश, जी नहीं, जी हाँ, तकरीबन, ये सब आपके निपात हैं, ठीक है, निपात अव्यय हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है यह रेखांकित है। ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है। सॉरी मित्रों, यहाँ पे आकाश जो है, आकाश, आकाश आपका रेखांकित है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्योम है, गगन भी है, नभ भी है, रसाल नहीं है। रसाल किसका है? आम का है, आम, आम्र, ठीक है। पियम्ब, पियम्ब, अमृत फल, अमृत फल, ठीक है। अम्ब, पिक वल्लभ,
ये सब आपके आम के पर्यायवाची हैं, रसाल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? हमसे यही पूछ रहा है कि संतोष का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए संतोष का विलोम असंतोष होगा, स्वीकार का अस्वीकार का स्वीकार, सहयोग असहयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, आपसे यह पूछ रहा है कि ऐसा इसमें से कौन सा है जिसमें जोड़ी सही नहीं है। देखिए युग्म शब्द होता क्या है, पहले मित्रों ये जान लेते हैं। युग्म शब्द वह है कि जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। यह योजक से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीके के आते हैं। कई बार क्या है कि आप देखेंगे ध्यान से कि कई बार क्या होता है कि जो युग्म होता है जोड़ा होता है, कुल मिला के यह जोड़ा है, जोड़े में शब्द किए जाते हैं। इससे बार बार न्याय अन्याय की बातें हो रही हैं, मान अपमान की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों के अर्थ अलग रहेंगे, न्याय अलग है, अन्याय अलग है, एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं, इनका अर्थ अलग है। धरा पृथ्वी दोनों का अर्थ एक ही है, धरा मीन्स भी पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ भी पृथ्वी, तो यहाँ पे दोनों के अर्थ एक ही हो गए। ठीक है, अचल अचला ये दोनों के अर्थ अलग हैं। अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, तो यहाँ पे अलग हो गए। ठीक है, मान अपमान, मान अपमान भी अलग हो गया, मान और अपमान अलग शब्द हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द इसके लिए क्या होगा? तो इसे कहते हैं हस्तक्षेप करना। जब आप किसी की जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, किसी की बातों पे हस्तक्षेप करते हैं, तो उसे कहते हैं दूसरों की बातों में दखल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुंबई के निकट पूना है। ठीक है, मुंबई के निकट, यहाँ पे के निकट जो है यही रेखांकित है, आपका पूना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मुंबई और पूना के बीच एक संबंध की बात हो रही है, एक संबंध स्थापित हो रहा है। और यह संबंध कौन दर्शा रहा है? के निकट। पूना कहाँ है? मुंबई के निकट है, यानी कि मुंबई और पूना के बीच का जो संबंध है, यानी के निकट, के निकट यहाँ पे आपका संबंध सूचक शब्द है। ठीक है, यह यहाँ पे संबंध को स्थापित कर रहा है, संबंध को बता रहा है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? हमसे यही पूछ रहा है, के लिए। ठीक है, के लिए, यह क्या है? देखिए विशेषण, विशेषण क्या, यह किसी विशेष्य की संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि माता पिता कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। तो गौर से समझिएगा मित्रों, यह बच्चों के बाद लग रहा है। ठीक है, तो अर्थात यह परसर्ग है। यह क्या है? परसर्ग है। ठीक है, परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आते हैं और कोई विशेषता ला देते हैं, जैसे का, के, की, रे, द्वारा, से, के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो के लिए है यह आपका परसर्ग है। ठीक है, क्या है? यह आपका परसर्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, लता लताएं सही है, घोड़ा घोड़े सही है, किताब किताबें सही है, सखी सखियां गलत है। यहाँ पे जो सखियां हैं इसमें छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, सखी सखियां ये हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है सॉरी, उस वाक्य को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए
सॉरी, ये कर्म है, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा उसे हम कर्तवाच्य कहेंगे, इंग्लिश में इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे, इसी को इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस कहते हैं। भाववाच्य है, जिसमें भाव के अनुसार परिवर्तन होगा उसे हम भाववाच्य कहेंगे। और संयुक्त वाच्य होता है, संयुक्त वाच्य वह होता है जिसमें संयुक्त वाच्य वह होता है जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रम का यहाँ पे आशय है मित्रों, क्रम का यहाँ पे आशय है मित्रों कि क्रम के अनुसार या कर्म के अनुसार, नहीं, यहाँ पे आपका सही है, यही सही है, आपका कर्म ही होगा। यहाँ पे कर्म के अनुसार जहाँ पे परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, तो कर्म के अनुसार जो भी परिवर्तन होता है वो आपका यही कहलाता है, ठीक है। भाववाच्य क्या होता है कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य के भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। तो सही है, यहाँ पे आपका कर्म ही है और इसमें आपका कर्म के अनुसार ही होता है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, ये आपका कर्मवाच्य ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कर्मवाच्य ही कहलाएगा मित्रों, ठीक। नेक्स्ट, ये आपका कर्म ही है। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, भविष्य काल को पहचानना है। देखिए, जब वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, वर्तमान काल होता है। या था, ये थे, ये थी, भूतकाल होता है। गागेगी, भविष्य काल होता है। रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो आपका यहाँ पे गागेगी है, मैं कल घूमने जाऊंगी, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मध्यम पुरुष तू का सही वचन क्या होगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम आता है, मध्यम पुरुष में तुम, आप आते हैं, और आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, ये, वे सब आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझिए कि आपसे कह रहा है तू का बहुवचन क्या होगा, तो मध्यम पुरुष में तू, तू का तुम लोग, ठीक है, तुम लोग इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? हमसे पूछ रहा है उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उस वाक्य को मित्र कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक। देखिए, संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि इसमें जुड़ता है। मिश्र वाक्य में क्या क्या जुड़ता है? मिश्र वाक्य में क्या क्या जुड़ता है कि जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, यद्यपि, तथापि इत्यादि शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। सरल वाक्य आपका सामान्य वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया, और विधान वाक्य जो होते हैं ये भी आपके एक सामान्य वाक्य ही है। विधान वाक्य भी आपका एक सामान्य वाक्य के अंतर्गत आता है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें हम विधान वाचक कहते हैं, यानी कि जिसमें क्रिया होती है, क्रिया हो रही है, ऐसे वाक्यों को हम विधान वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, मैंने दूध पिया, ये सब जो है ये आपके विधान वाक्य के उदाहरण हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, कैसे है? देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, ये आप पहले भी देख रहे हैं कि सामान्य वाक्य है, ठीक है, एक सामान्य वाक्य है। यहाँ पे आज्ञावाचक है नहीं, निषेधात्मक कोई निगेटिव बात की नहीं गई है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ लगा नहीं है, ऑप्शन से ही हम देख रहे हैं, तो बचा ऑप्शन बी, विधान वाक्य। विधान वाक्य भी हो गया, एक चीज ऑप्शन से सही हो गया। दूसरी बात,
विधान वाक्य होता क्या है, तो हमने बताया कि जहां पे क्रिया के करने या होने की सूचना मिल रही है, भाव हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, लगातार कार्य हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थात यह विधान वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें से अशुद्ध अंश को पहचानना है। यहाँ पे तुमको गलत है, यहाँ होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें मुझको पढ़ाना है। ठीक है, तुम्हें मुझको पढ़ाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित को पहचानना है। यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे साइन है के पर भी नहीं है, ये जो साइन है हमारा, इसी पे रेखांकित किया गया है, या है भी समझ सकते हैं आप, साइन के साथ है। तो रेखांकित चिन्ह को पहचानना है कि यहाँ पे क्या है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है या लाघव चिन्ह है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि यह आपका पूर्ण विराम है, क्योंकि अल्प विराम कॉमा हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह हो गया। ठीक है, तो चलिए पूर्ण विराम हो गया, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, जैसे कोई भी शब्द लिखा गया है, उसके नीचे ऐसे एक लाइनिंग खींच दी गई, तो उसको क्या कहते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो इसे कहते नहीं है, कोष्टक चिन्ह भी इसे कहते नहीं है। ठीक है, तिर्यक चिन्ह तो कहते नहीं, तिर्यक का मतलब ये वाली रेखा हो गई, तो ये भी ऐसा तो कहीं ये होती है तिर्यक रेखा, ऐसे ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया अधोरेख चिन्ह कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, तो देखिए जो आंखें खोल दी, यही रेखांकित है यहाँ पर, इसका हमसे पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। उसने मेरी आंखें खोल दी मतलब आंखें फोड़ ओड़ नहीं दी भैया, आंखें खोलने का मतलब होता है कि हमारे आंख पे पर्दा था, भ्रम था, उसको दूर कर दिया उसने। ठीक है, हमारे भ्रम को दूर कर दिया। जैसे हम लोगों को भी एक भ्रम था कि हमारा जो भी एग्जाम हो रहा है वो बहुत ही निष्पक्ष होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि धांधली हो ही रही है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स के भी, सरकार ने स्टूडेंट्स की भी आंखें खोल दी, भ्रम खोल दिया कि भैया धांधली खत्म नहीं होगी, इसलिए मेहनत जम के करना है, जम के पढ़ना है, ताकि धांधलीबाजों के साथ हम अपना अच्छा नंबर ला सकें और अपनी एक सीट हासिल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो देखिए यहाँ पे जो है वो होगा आपका संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, जब आग लगी तब हमने कुआं खोदने का कार्य शुरू किया, कि पानी मिल जाए, आग बुझा लें। यानी जब संकट आ गया तब हम सोच रहे हैं कि संकट से उबरा कैसे जाए, इससे मुक्ति कैसी पाई जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी है, ग्रह है, तारा है, इसके लिए क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं, समंदर में रहते हैं, अंतरिक्ष में, धरती पे या विश्व में। यह अंतरिक्ष में रहते हैं, इनका जो निवास स्थान है वो अंतरिक्ष है, वो अंतरिक्ष में ही पृथ्वी, ग्रह, तारे इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो समानार्थी है। ठीक है, देखिए व्यवहार, व्यवहारिक, यह इसके विलोम है, पार्वती महेश्वरी यह समानार्थी है, शेर शेरनी ये आपके विलोम हो गए, लड़का लड़की विलोम हो गया। ठीक है, ये विलोम शब्द थे। चलिए नेक्स्ट। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है मित्रों, तो अवधी भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है और बघेली भी बोली जाती है। आपकी जयपुरी नहीं बोली जाती, जयपुरी आपके राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, यह आपके राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य नहीं है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत, तो मित्रों इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र आपका
यहाँ पे बहुतायत तौर पे मराठी है। ठीक है, यहाँ पे बहुतायत तौर पे मराठी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस का बच्चा बच्चा जानता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ठीक, रचनाकार हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद स्पष्ट करना है हमको। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे सहायक क्रिया इज है, इज के बाद में देखिए लगा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो आप ऑप्शन में जाके देखिए कि बड़ी समस्या कहाँ लिखा है। तो बड़ी समस्या देखिए ऑप्शन बी में लिखा है। एक पहचानने का तरीका हो गया, अगर आपको नहीं आता है तो। दूसरा, डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स होता है हानि। ठीक है, एनवायरमेंट पर्यावरण, तो देखिए क्या पर्यावरण भी मिल रहा है, दूसरे में मित्र मिल रहा है। आपको डिजास्टर मीन्स नहीं भी मालूम है तो भी दिक्कत नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। ठीक है, मनुष्य जीवन की नींव, नींव नींव मतलब फाउंडेशन। तो देखिए फाउंडेशन कहाँ है? फाउंडेशन ऑप्शन बी में है। फाउंडेशन ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए, शिक्षा एजुकेशन है, मनुष्य जीवन, ठीक है, ह्यूमन लाइफ या आवर लाइफ है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ के हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे उनके काव्य की विशेषता यह है, वे गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई गई है, कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वे सजीव हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा इनकी कौन कौन सी रचना है। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है, रामायणी नहीं है। साखी शबद रामायणी आपकी कबीरदास जी की है। चलिए नेक्स्ट। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? देखिएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंगार, वात्सल, भयानक, शांत और पाया गया, लेकिन भयानक रस इनके में नहीं है। ठीक है, भयानक रस का इनका जिक्र नहीं किया गया है, भयानक रस इनके पदों में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपका पैराग्राफ हो गया, यह अगला क्वेश्चन हो गया। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ठीक है, तो आधे अधूरे आपका नाटक है। आधे अधूरे आपका नाटक है, और यह नाटक है आपका मोहन राकेश जी का। ठीक है, यह नाटक है आपका मोहन राकेश जी का। मोहन
राकेश जी का यह आपका नाटक है। यह मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित एक नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र और 5 आपके पुरुष पात्र हैं इस नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जयद्रथ वध किसकी रचना है? हमसे पूछ रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो देखिए यह आपके मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ और रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं इसी वक्त। इनकी जयद्रथ वध, पंचवटी, ठीक है मित्रों, पंचवटी, सिद्धराज, सिद्धराज, यशोधरा, यशोधरा, भारत भारती, भारत भारती, साकेत, साकेत, भारत भारती, साकेत और नहुस जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आपके आधुनिक काल के द्विवेदी युग के, ठीक है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद जी को जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा भी आपके आधुनिक काल के छायावादी युग के ये आपके इतिहासकार रहे हैं, सॉरी रचनाकार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ठीक है, छायावादी रचनाकार अभी हमने देखिए पीछे बताया आपको कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, महादेवी वर्मा, ठीक है, साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत जी भी यहाँ पे आपके जो हैं ये आपके छायावादी रचनाकार हैं। नागार्जुन, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, साथ में कुछ और नाम है जैसे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है, नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। ये मित्रों आपके प्रगतिवादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, प्रयोगवादी जिसे हम नई कविता युग भी कहते हैं से संबंधित रचनाकार हैं। ठीक है, कौन कौन है नई कविता से पूछ लिया जाए या प्रगतिवादी से पूछ लिया जाए, प्रयोगवादी से पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बताएंगे कि नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, ये सब आपके रचनाकार रहे हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत आपकी छायावादी रचनाकार रही हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो अभी आपने वहां से भी देखा था मित्रों, पैराग्राफ में भी, गद्यांश में भी दिया था, 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही मित्रों, बाकी हम आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी मित्र पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को मित्रों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप जहाँ पे आपको इनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, व्यक्तिगत सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे email ID studyontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।